हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो हम कहाँ तक पढ़ लिया था? तो हमने पढ़ लिया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तक, ठीक है जी। तो उसी ऑर्डर में आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे आज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है जी। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आज हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? तो उससे पहले हम जानेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को। तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर at which solid and liquid state या states, solid and liquid states of a substance, solid and liquid states of a substance exist in dynamic equilibrium। ठीक है जी। कहने का मतलब क्या है कि ये वो टेम्परेचर है जिसपे किसी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड फॉर्म दोनों क्या हो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करें। यानी कि सॉलिड भी एग्जिस्ट करे, लिक्विड भी एग्जिस्ट करे और दोनों का अमाउंट क्या हो, फिक्स हो। तो ना तो सॉलिड बढ़ रहा हो ना लिक्विड बढ़ रहा हो। तो इसका मतलब हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। या इसको हम थोड़ा और नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड से सबसे पहले सॉलिड अपीयर होता है। यानी कि मान लीजिए कुछ भी टेम्परेचर है, मान लीजिए रूम टेम्परेचर है, ठीक है, वहां से हम कम करने लगे टेम्परेचर को, करते जाएं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लिक्विड सबसे पहले हमें दिखेगा, अपीयर होगा। उस टेम्परेचर को हम क्या कह देंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ को समझेंगे। अगेन ये जैसा कल था वैसा ही कुछ ग्राफ है। तो ये है टेम्परेचर, ठीक है जी, और इधर क्या है, तो इधर अगेन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक है जी। अब मान लीजिए किसी भी टेम्परेचर पे यहां पे, और ये कोई सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है जी, प्योर सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर है। मान लीजिए अगर मैं टेम्परेचर घटाता जाऊं, टेम्परेचर को कम करता जाऊं, तो क्या होगा, तो वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा, ठीक है जी। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसपे वेपर प्रेशर एकदम से डिक्रीज होना बढ़ जाएगा, यानी कि एक शार्प डिक्रीज होगा, ठीक है जी। और इसको हम क्या कह देंगे, तो इस टेम्परेचर को हम कह देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका, प्योर सॉल्वेंट का। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट की कहानी चल रही है, ठीक है जी। और यहां तो है उसकी लिक्विड स्टेट, और यहां कौन सी स्टेट है, तो सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट, यानी कि यहां पे फ्रीज हो चुका है। यहां के बाद सारा क्या हो चुका है, फ्रीज। तो इसको मैं बोल दूं T0F, वेयर T0F इज, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहीं पे मेजर करूं तो वो इससे कुछ कम होगा, ठीक है जी। और अगर मैं टेम्परेचर घटाता जाऊं तो वो भी घटता जाएगा, और एक टाइम कैसा आएगा, यहां आ जाएगा वो। और फिर इसमें भी ये क्या, शार्प डिक्रीज होगा, ठीक है जी। इसको भी हम शार्प डिक्रीज कहेंगे कि ये शार्प डिक्रीज हो गया। तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कह देंगे, तो इसको हम कह देंगे TF, ठीक है जी। तो TF क्या है, ये जो लाइन है ये है सॉल्यूशन की, ठीक है जी।
और कौन सी फॉर्म में, लिक्विड में, और यहां से आगे कौन एग्जिस्ट करेगा, तो वही सॉल्यूशन किसमें, सॉलिड स्टेट में। अच्छा, तो T0F जो है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है जी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो T0F हमारे पास क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है जी, और TF क्या था, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, और सॉल्यूशन क्या है, तो जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला हुआ है। सॉल्यूशन क्या है, इस प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे, क्यों, क्योंकि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमेशा कौन सा, सॉलिड सॉल्यूट डालते हैं या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं। ठीक है जी, तो वैसा ही कुछ चल रहा है हमारे पास। अच्छा जी, तो एक बात आप ध्यान से देखिए कि यहां लिख देता हूं, T0F यानी कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और TF, इनमें T0F बड़ा है और TF छोटा है। कहने का मतलब क्या है, तो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई जब सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ ज्यादा था, और जैसे ही मैंने इसमें सॉल्यूट मिला दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो इसी चीज को हमने क्या कहा, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, हमने क्या कहा, डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों कहा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, इसलिए हमने कहा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, अच्छा, तो अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा TF यानी कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो या मैं कह सकता हूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, और अगर इसको कैलकुलेट करूं TF और T0F से तो कितना हो जाएगा, तो अगेन ज्यादा वाले में से कम वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो T0F माइनस TF। ठीक है जी, तो डेल्टा TF अपने पास क्या हो जाएगा, T0F माइनस TF हो जाएगा अपने पास। ठीक है जी, तो इस ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए और डेल्टा TF को देख लीजिए एक बार। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो हमने क्या देखा कि डेल्टा TF यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल है, तो T0F माइनस TF के इक्वल है। ठीक है जी, यानी कि प्योर का क्या, फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, अब देखिए, तो अब हम क्या देखेंगे, क्योंकि भाई डेल्टा TF क्या है, तो डेल्टा TF एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक है जी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट नॉट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। ठीक है जी, जो नेचर पे डिपेंड नहीं करती, नंबर या अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। तो अमाउंट का मतलब क्या है, तो कंसंट्रेशन, अगेन डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी, और कंसंट्रेशन टर्म हम कौन सी लेंगे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी या मोलैलिटी में से। तो हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में देख लिया है कि हम हमेशा मोलैलिटी लेंगे, क्यों, क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, और वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी भी चेंज होंगी, और हमारे रिजल्ट्स में गड़बड़ आएंगी। ठीक है जी, तो इसलिए हम कौन सा यूज करेंगे, हम मोलैलिटी को यूज करेंगे, जो टेम्परेचर के हिसाब से वेरी नहीं करती, क्योंकि उसका फॉर्मूला में कोई वॉल्यूम नहीं है। ठीक है जी, तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है जी, मोलैलिटी। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं इक्वेट करूं तो मेरे को कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां लगाता हूं मैं KF, वेयर KF इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन। ठीक है जी, और कांस्टेंट मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं,
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है जी। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, तो यहां तक हमने देख लिया। तो KF की पहले हम यूनिट्स देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे और फॉर्मूला की डिटेल्स रखेंगे। ठीक है जी। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हमारे पास है KF इंटू M। ठीक है जी। तो अगर इसका हम क्या निकालने लगे, यूनिट्स निकालने लगे, तो डेल्टा TF क्या है, तो डेल्टा TF है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी। और अगर हम केल्विन में लेके चले फ्रीजिंग पॉइंट को, इसको भी, तो केल्विन में से केल्विन गया तो क्या आएगा, केल्विन आएगा। तो इसकी यूनिट में रख लूं केल्विन इज इक्वल टू KF की यूनिट भाई हमें निकालनी है। ठीक है जी। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, तो मोल पर किलोग्राम या मोल किलोग्राम इनवर्स कह सकते हैं। ठीक है जी। तो मोल और किलोग्राम को इधर भेज देता हूं, तो केल्विन अपॉन मोल किलोग्राम इनवर्स इज इक्वल टू KF। तो KF की यूनिट हमारे पास क्या आ गई, तो केल्विन किलोग्राम मोल -1। ठीक है जी। आपने ध्यान दिया हो तो सेम KB वाली यूनिट्स हैं इसकी भी। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में जो KB आया था अपना, यानी कि क्या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उस वाली यूनिट्स KF की आई है। ठीक है जी। तो KF और KB की यूनिट सेम है। अच्छा, अब जरा इस फॉर्मूला में हम पुट कर लेते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1 इन ग्राम। ठीक है जी। अच्छा, यहां ये सब क्या है, तो चलिए इनको डिटेल में देख लेते हैं एक बार। ये W2 है, इसको थोड़ा साफ लिखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, W2 क्या है, W2 अपने पास है तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। M2 अपने पास क्या है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी। और इसके अलावा अपने पास क्या गया, तो W1, तो क्या हो गया, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी। तो ये तीनों अपने पास हैं। W2 अपने पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और W1 है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सब पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो अगर डेल्टा TF, अगर हमें क्या दे रखा हो, अगर हमें मोलैलिटी दे रखी हो और डेल्टा TF निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है जी। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर हमें दोनों टेम्परेचर दे रखे हो, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखे हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे फिर। ठीक है जी। तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF वाला फॉर्मूला। तो यहां तक हमने देख लिया। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद इसके कुछ एप्लीकेशंस या एप्लीकेशंस देख लेंगे इसके। ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल डाल रखा है हमारे पास C2H6O2, यानी सॉरी 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 डाल रखा है 600 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है जी। तो हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि डेल्टा TF निकालना है हमें। ठीक है जी। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि TF निकालना है हमें। ठीक है जी। तो डेल्टा TF निकालना है, KF हमें दे रखा है 1.83 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो जी KF दे रखा है और अमाउंट दे रखा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। तो फॉर्मूला पुट करेंगे मोलैलिटी का, सॉरी मल्टीप्लाई W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W1, where W2 is given mass of solute, M2 is molar mass of solute and W1 is given mass of the solvent। ठीक है जी। तो वैल्यू पुट करेंगे और KF की वैल्यू अपने पास 1.83। ठीक है जी, 1.83। W2 given mass of solute अपने पास है 45
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोलर मास ऑफ, चलिए आगे करते हैं इसको यहां पे करते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1.83, ठीक है जी। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपने पास है 45, ठीक है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपने पास कितना हो जाएगा, तो 62, ठीक है जी, इंटू 1000 का 1000 ही रहेगा, और वाटर का कितना मास है अपने पास, या सॉल्वेंट का कितना मास है, तो 600, ठीक है जी। तो इसको अपन काटेंगे तो ये कुछ, इसको 1.83 40 में इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कुछ 2.2, ठीक है जी। और यूनिट क्या आएगी, तो केल्विन। भाई डेल्टा टी एफ क्या है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एक टेम्परेचर है, हमने देखा था, ठीक है जी। अच्छा, तो डेल्टा टी एफ तो अपने पास आ गया। अब अपन को टी एफ निकालना है, तो टी एफ निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, और हम क्या पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू अपने पास 2.2 है, टी नॉट एफ यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ पे है वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273.15 क्या, केल्विन। भाई ये केल्विन में लिया तो ये भी केल्विन में लेना पड़ेगा, माइनस टी एफ हमें निकालना है, टी एफ को इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 273.15 माइनस 2.2, ठीक है जी। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ आ जाएगा 270.95, तो ये अपने पास टी एफ आ गया। तो ये हमने क्या कर लिया, तो ये हमने दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, इसका भी और इसका भी, ठीक है जी। तो यहां तक देख लीजिए, इससे आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की एप्लीकेशंस देखते हैं। तो अपने पास कुछ 3 एप्लीकेशंस हैं। पहला होता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब क्या होता है कि कार्स होती है, कार्स, उनका जो रेडिएटर होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, वाटर, ठीक है जी। अब वाटर किस लिए होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है, उसको कूल करने के लिए वाटर भरा होता है उसके अंदर। अब क्या है, अब कार्स तो ऐसे एरियाज में भी चलती हैं जहां पे टेम्परेचर माइनस में होता है, मतलब कि नेगेटिव टेम्परेचर होता है, भाई 0 डिग्री से भी कम, -1 -2, ठीक है, ऐसी जगह पे भी कार्स चलती हैं, इनफैक्ट -10 -15 वालों पे भी चलती हैं। अच्छा, तो वहां हम क्या करते हैं कि कार का जो रेडिएटर का वाटर है वो फ्रीज हो सकता है वहां पे, ठीक है, वहां पे ये समस्या आती होगी कि भाई वाटर फ्रीज हो जाता होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम उसके अंदर एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन डालते हैं। अब देखिएगा एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये होता है वाटर में डाल देते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा अभी। और इससे क्या होता है, तो इससे फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है जी। और उससे क्या होता है, तो जो पानी हमने या पानी और इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन जो हमने उसमें भर रखा है, जो हमने रेडिएटर में भर रखा है, वो जमता नहीं है, कहने का मतलब वो फ्रीज नहीं होता है। तो क्या होता है, हमारी कार को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है जी। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में कौन सी किस चीज की एप्लीकेशन है, ये एक तरह से दिख रहा है कि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की एप्लीकेशन है, क्योंकि भाई हमें कैलकुलेट करना पड़ा होगा कि भाई टेम्परेचर कितना जाता है, तो लगभग उसके हिसाब से हम इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं ताकि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो जो बाहर का टेम्परेचर उससे भी कम चला जाए, ठीक है जी, ताकि बाहर के टेम्परेचर की वजह से अंदर का पानी ना जमे, ठीक है जी। तो एक ये होता है। इसके अलावा एक दूसरी एप्लीकेशन है अपने पास, तो टू मेल्ट आइस ऑन रोड्स, ठीक है जी। तो टू मेल्ट आइस ऑन रोड्स, अब क्या होता है कि कई जहां पे स्नोफॉल होता है जिन भी एरियाज में, वहां पे आपने देखा होगा कि बर्फ जम जाती है, पूरी रोड्स के ऊपर बर्फ जम जाती है।
तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि उस आइस में बहुत सारा नमक डाल देते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं, कॉमन सॉल्ट NaCl। ठीक है जी। अब ये क्या करता है, तो जैसे ही NaCl आता है, NaCl नॉन वोलेटाइल है। NaCl क्या है भाई, तो NaCl है नॉन वोलेटाइल। NaCl ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है जी। और ये जैसे ही आइस के साथ मिलता है तो क्या करता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है जी। और क्या होता है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आने से क्या होता है, तो जो आइस है वो क्या हो जाती है, मेल्ट होने लगती है। क्यों, मान लीजिए, देखिए समझिए, मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर है -5 डिग्रीज। ठीक है जी, -5 डिग्रीज है और अपने पास पड़ी है यहाँ पे आइस रोड पे। ठीक है जी। इसमें हम ऊपर से डाल देंगे सॉल्ट, और इतना सॉल्ट डाल देंगे कि इसका जो मेल्टिंग, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या चला जाए, तो -6 चला जाए, या -6 से भी कुछ नीचे चला जाए। तो अगर उसका किसी चीज का फ्रीजिंग पॉइंट -6 या -6 से नीचे, -6 है मान लीजिए, क्या वो -5 पे जंप आएगी? नहीं, वो -5 पे क्या रहेगी, लिक्विड रहेगी, क्योंकि अभी तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आया ही नहीं है। ये कुछ वैसा ही है जैसे लिक्विड, जैसे वाटर को 1 डिग्री पे 1 डिग्री पे वाटर क्या रहता है, लिक्विड रहता है। क्यों, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर है ना। देखिए -6 से ऊपर है -5, तो अब फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, -6 हो गया, तो और बाहर टेम्परेचर -5, तो इसका मतलब बर्फ क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी और वहां से हट जाएगी और रोड्स अपने क्लीन हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, जो CaCl2 सॉल्ट होता है उसका यूज करके हम इवन इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है आइस का, वो -25 डिग्री तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है जी, -25 डिग्री सेल्सियस तक भी हम गिरा सकते हैं। ठीक है जी। यानी कि डिप्रेशन इतना हाई तक हो जाता है कि 0 से हम -25 डिग्री तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो इनको मिटाते हैं और एक बस आखिरी चीज और देख लेते हैं, और उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो देखिए, एक क्या है, क्वेश्चन आता है हमारे पास कि वाई ओशंस डू नॉट फ्रीज। ठीक है जी। तो इसका जो हमें आंसर होता है वो क्या लिखना है, ये बोर्ड में भी आ चुका है। ठीक है जी। और इसका जो आंसर होता है वो हमें क्या लिखना होता है, तो इसका आंसर है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा, NaCl। ठीक है जी। क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ओशंस गॉट डिप्रेस्ड टू ए वेरी हाई एक्सटेंट। ठीक है जी। कहने का मतलब क्या है कि ओशंस में क्या होता है कि बहुत सारा सॉल्ट होता है। आपको पता होगा कि ओशंस का जो वाटर होता है क्या होता है, वो पानी खारा होता है ना। आपको पता होगा हार्ड वाटर होता है, वो खारा होता है वो पानी। अच्छा, वो खारा क्यों होता है, क्योंकि सॉल्ट होता है उसके अंदर। अच्छा, उस सॉल्ट से क्या होता है, तो उस सॉल्ट से उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है जी, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और क्या होता है, तो बाहर जो भी टेम्परेचर हो, बाहर चाहे कुछ भी टेम्परेचर हो, -2, -5, -10, -20, -30, कुछ भी टेम्परेचर हो, क्या होता है, वो फ्रीज नहीं होता। रीजन क्या है तो फ्रीज ना होने का, खैर -30 से आगे तो हो भी जाता होगा, बट अप टू अब मतलब कंसिडरेबल टेम्परेचर वो फ्रीज नहीं होता। ठीक है जी। तो इसका रीजन क्या है, तो बहुत सारा सॉल्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा आया है CBSE में। ठीक है जी। अच्छा, तो बहुत सारे सॉल्ट की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होने से क्या हुआ, तो ओशंस नहीं जमे या ओशंस फ्रीज नहीं हुए। ठीक है जी। तो यहां तक हमने देख लिया। तो हमारी 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हो गई हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है जी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, 3 हो गई हैं। इसके बाद हमारी बचेगी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी, और उसके बाद हम देखेंगे वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। ठीक है जी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का टॉपिक जानने के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। धन्यवाद।